मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। जैसे हमने कहा था कि 2 दिन के बाद बेंगलोर सेंट्रल के बारे में एक और वीडियो बनाएंगे, तो वो अब वीडियो हम आज बना रहे हैं और हमारे साथ हैं हारिस सिद्दीकी साहब। तो बात ये है कि हम क्यों बात कर रहे हैं बेंगलोर सेंट्रल। काफ़ी चर्चे में बेंगलोर में, और जितने भी 28 सीट है एमपी के कर्नाटका में, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चे में बेंगलोर सेंट्रल है। तो यहाँ से कौन जीतेगा और कैसे जीतेगा, वोट का परसेंटेज क्या होगा और अभी तक यहाँ क्या हुआ है बेंगलोर सेंट्रल में, उसी पे बात करेंगे। तो हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। शुक्रिया फरहान साहब फॉर हैविंग मी हियर। जी, तो अब ये बताइए कि वहाँ की पूरी कहानी अभी तक क्या हुई है 2009 से लेके अभी तक, फिर हम बात करेंगे कि 24 में इसका इम्पैक्ट क्या होगा और हमको क्या करना चाहिए। देखिए फरहान साहब, पहली बात तो ये है कि जो बेंगलोर सेंट्रल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये वजूद में आई 2008 में। इससे पहले ये थी नहीं, डिलिमिटेशन के चलते जो है ना 2008 में एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी कार्व आउट हुई, जिसमें जो है ना बेंगलोर सेंट्रल बना। जो पहला इलेक्शन बेंगलोर सेंट्रल में हुआ वो 2009 में है, और 2009 में एक इलेक्शन हुआ, 2014 में एक हुआ, 2019 में हुआ, और तीनों बार जो है ना वहाँ पे बीजेपी के पीसी मोहन जीते। 2009 में पहली बार जब इलेक्शन हुए, बीजेपी की तरफ से पीसी मोहन थे, कांग्रेस की तरफ से एचटी सांगलियानी और जनता दल की तरफ से ज़मीर अहमद खान साहब ठहरे हुए थे, और उस इलेक्शन में जो है ना जीत पीसी मोहन की हुई थी। उसके बाद 2014 में और 19 में पीसी मोहन कंटिन्यू हुए, और उनके ऑपोजिट जो थे कांग्रेस के रिजवान अरशद रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा इसका खुलासा कर लेंगे बेंगलोर सेंट्रल एक्चुअल में दिखता कैसा है। बेंगलोर सेंट्रल में 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आते हैं। उमूमन हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आते हैं। अगर बेंगलोर सेंट्रल में देखा जाए तो शिवाजी नगर है, जिसके मौजूदा एमएलए रिजवान अरशद है कांग्रेस के। सर्वज्ञ नगर है, जो के.जे. जॉर्ज रिप्रेजेंट करते हैं। शांति नगर है, जो एन.ए. हारिस साहब रिप्रेजेंट करते हैं। चामराजपेट है, जो बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब रिप्रेजेंट करते हैं। गांधीनगर हैं, जो दिनेश गुंडूराव रिप्रेजेंट करते हैं। और राजाजी नगर है, जो बीजेपी के सुरेश कुमार रिप्रेजेंट करते हैं। सीवी रामन नगर है, जो बीजेपी के एस रघु रिप्रेजेंट करते हैं। और माधवपुरा है, जो बीजेपी के मंजुला अरविंद लिम्बावली, जो लिम्बावली के अहलिया हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका इन अ नटशेल बेंगलोर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब अगर आप देखेंगे माजी में के इलेक्शन कैसे हुए, पार्लियामेंट के इलेक्शंस कैसे हुए। जो पहला इलेक्शन हुआ जब पहली बार 2009 में पीसी मोहन जीते, वो क़रीबन 35,000 वोट के मार्जिन से जीते, जो कि बहुत बड़ा नहीं था। बस उन्होंने जो है ना 40% वोट लिए थे कुल मिलाकर। ठीक है, अब उस वक्त जनता दल और कांग्रेस को अगर मिलाया जाए, सांगलियानी साहब जितना वोट लिए, ज़मीर अहमद खान साहब जितने वोट लिए, वो 55% था, 55%। तो वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट वोट स्प्लिट हुआ कांग्रेस और जनता दल के बीच में, जिसकी वजह से पीसी मोहन 2009 में जीते थे। अब 2014 की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे याद रखना चाहिए कि एक मोदी वेव वहाँ से शुरू हुआ था। ओके, तो 2014 में बीजेपी वहाँ पे एक बहुत बड़े मार्जिन से जो है ना जीती थी, 12.8%, यानी करीबन 1,40,000 वोट से वो जीते थे बीजेपी के पीसी मोहन। उस वक्त याद रखिए कि बीजेपी का वेव था। ओके, और रिजवान अरशद उस वक्त कैंडिडेट थे, वो नए थे। ठीक है, उसके अलावा आम आदमी पार्टी भी एक कैंडिडेट डाली थी, और जनता दल का भी एक कैंडिडेट था, जो काफ़ी ज़्यादा वोट नहीं लिए, कुल मिला के 5% वोट वो लोग लिए थे। ओके, तो इस तरह 2014 में एक सिग्निफिकेंट मार्जिन से 1,40,000 वोट, जो कि बहुत बड़ा भी नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे करीबन 20-22 लाख वोटों की हम बात कर रहे हैं, तो 1,40,000 इज़ नॉट अ वेरी बिग नंबर। 2019 में, यानी जो पिछली बार का जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, वो बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट था। और याद रखिए, उस इलेक्शन में कर्नाटका में 28 में से 26 सीट बीजेपी जीती थी, एक इंडिपेंडेंट जो बीजेपी के साथ है अब, एक जनता दल जो अब बीजेपी के साथ है। यानी कुल मिला के 2019 में 28 में से 27 बीजेपी के पास है, अगर आज का समीकरण देखा जाए तो, और सिर्फ एक जो है ना कांग्रेस के पास थी। अब उस वैसे इलेक्शन में, वैसे टाइट इलेक्शन में जो है ना, रिजवान अरशद ने काफ़ी अच्छी फाइट दी पीसी मोहन को। बस एक करीबन 6% वोट, यानी 70,000 वोट से ये हारे थे। 5,30,000 से ज़ायद वोट लिए थे ये। ठीक है, तो ये 2019 तक का आंकड़ा है। अब ये सवाल ज़रूर उठता है कि भाई, ये 5 MLAs होते हैं, ये 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में से 5 MLAs कांग्रेस के पास है और 3 बीजेपी के पास है। ठीक है, बावजूद इसके पार्लियामेंट इलेक्शन कुछ अलग नज़र आता है।
ठीक है। अगर आप देखेंगे कि जो मार्जिन्स हैं, ठीक है, जो 5, ये एक्चुअली हालांकि एमएलए इस कांग्रेस के 5 है और बीजेपी के 3 हैं, मगर जब पार्लियामेंट की बात आती है तो 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे कांग्रेस लीड लेती है और 4 पे बीजेपी लीड लेती है। मतलब बिल्कुल 50-50 अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का नंबर देखा जाए, मगर जो मार्जिन होता है वो वहाँ पे जो है ना सब फर्क आ जाता है। अब मिसाल के तौर पे माधेपुरा, ये यहाँ पे बीजेपी सब में बड़ी लीड लेती है। पिछली बार 2019 में ये 73,000 के करीब का वोट जो है ना उस मार्जिन से ये आगे बढ़ चुकी थी पार्लियामेंट क्षेत्र में। वहीं पे कांग्रेस का अगर देखा जाएगा, जो बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो सर्वज्ञ नगर है। यहाँ पे कांग्रेस को 50,000 की लीड मिली थी, 50,000 से ज़्यादा। अब फिर सीवी रामन नगर, यहाँ पे बीजेपी को 21,000 की लीड मिली। वहीं पे शिवाजी नगर में 25,000 की लीड कांग्रेस को मिलती है, ठीक है। और गांधीनगर, जहाँ पे कांग्रेस के एमएलए जीते थे पिछली बार भी 2018 में भी और इस बार भी जीते हैं, मगर वहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी को लीड ज़्यादा मिलती है, ठीक है। 24,000 की लीड पिछली बार लिए थे। और कमाल ये है कि जितने वोट गांधीनगर में कांग्रेस असेंबली में लेती है, ऑलमोस्ट उतने ही वोट, थोड़ा सा कम, करीबन 1,000 वोट के करीब कम जो है ना वोट कांग्रेस को भी मिलते हैं। तो फिर ये 24,000 कैसे बन जाते हैं? ये तो सिर्फ 1,000 होना चाहिए। जो दूसरे पार्टियों को जो वोट जाते हैं वो कंप्लीटली कांग्रेस को ट्रांसफ़र नहीं होते, वो वापस बीजेपी के कोटा में चले जाते हैं गांधीनगर। अब शांतिनगर लेंगे, वहाँ पे कांग्रेस अच्छी लीड लेती है 10,000 की। राजाजी नगर, वहाँ पे बीजेपी लीड लेती है 25,000 की, ठीक है। ये एक बड़ा ये है। चामराजपेट में कांग्रेस 20,000 की लीड लेती है। तो जो सब में बड़ा, अब अगर आप देखेंगे हमारी स्लाइड पे, यहाँ पे मैंने जो है ना 2-2 का कॉम्बिनेशन रखा है कि जो बड़े कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, माधेपुरा, सर्वज्ञ नगर, यहाँ पे 23,000 की का जो है ना बीजेपी को फ़र्क पड़ जाता है। सीवी रामन नगर और शिवाजी नगर, यहाँ पे कांग्रेस 4,000 एक्स्ट्रा ले लेती है कंपैरेटिवली। गांधीनगर और शांतिनगर में करीबन 14,000 वोट्स बीजेपी ज़्यादा ले लेती है। राजाजी नगर और चामराजपेट कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 5,000 वोट्स जो है ना बीजेपी ज़्यादा लेती है। इस तरह से जो है ना करीबन 70,000 के वोटों का लीड बीजेपी को मिलता है। तो इसी वजह से जो है ना बीजेपी यहाँ पे जीतती है। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन का जो है ना अगर आप देखेंगे कि ट्रेंड क्यों चेंज होता है। असेंबली इलेक्शन में पिछली बार देखेंगे कि ये जो 2018 के जो असेंबली इलेक्शन रहे, उसमें कांग्रेस ने कुल मिला के अबाउट 47% वोट लिए थे और बीजेपी 39.4% वोट ली थी, अदर्स 13.6%। इमीडिएटली जो अगले साल ही पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, उसमें ये 47 घटकर 44.46 हो जाते हैं कांग्रेस के फेवर में, और ये जो 39 है ये बढ़कर 50.32 हो जाते हैं। तो ये जो हिस्सा है इसका जो अदर्स का जो ये था, अगर आप देखेंगे तो नंबर टिपिकली शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे बीजेपी की तरफ। ओके, ये करीबन जो है ना 7-8% का फ़र्क यहाँ पे आ जाता है। कुल मिला के एक 11% की चेंज जो है ना आपको 2018 और 19 में ही नज़र आ जाएगा। मगर याद रखिए 2019 ये मोदी वेव का था। ओके, ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी वैसे हो। ओके, उसके बाद अगर हम कंपेयर करते हैं कि 5 साल में क्या ट्रेंड रहा, 5 साल में कैसे चेंजेस हुए, यानी असेंबली टू असेंबली कंपेयर करेंगे हम कि कर्नाटका स्टेट को लेंगे या और उसमें भी जो है ना बेंगलोर सेंट्रल की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनको कंपेयर करेंगे, जो असेंबली टू असेंबली करेंगे, तो 2018 की असेंबली में 47% वोट हमने जो कहा है वही इंक्रीज़ होकर 49.43 कांग्रेस के फेवर में चले जाते हैं। ओके, जबकि ये जो 39% था बीजेपी का वोट शेयर असेंबली इलेक्शंस में, ये भी इंक्रीज़ होता है अबाउट 5%, 43% को आता है। जो कमी होती है वो यहाँ पे अदर्स में होती है। बेसिकली जो असेंबली इलेक्शन रहा वो भी टिपिकली, अगर आप गांधीनगर और चामराजपेट को छोड़ देंगे, टिपिकली ये 2 वे इलेक्शन रहा है। ओके, असेंबली इलेक्शन भी उमूमन असेंबली इलेक्शन 2 वे से ज़्यादा होता है, 3 वे 4 वे इलेक्शन होता है, जहाँ पे दूसरी पार्टियाँ, जनता दल है या लोकल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, वो लोग भी काफ़ी वोट ले लेते हैं। मगर 2023 का जो इलेक्शन रहा है
वो भी हम देखें अक्सर और बेशतर ये टू वे ही रहा है, ओके, जैसे पार्लियामेंट रहा है। सो दिस इज़ हाउ ये असेंबली टू असेंबली हम कंपैरिजन करेंगे। ये एक पर्टिकुलर स्लाइड है जो कि काबिल गौर है। हमने कहा है कि भाई जो आंकड़े बताते हैं हमको कि 4 सेगमेंट्स जो है ना, पार्लियामेंट में बीजेपी स्ट्रांग होती है, 4 कांग्रेस स्ट्रांग होती है। तो नंबर ऑफ वोट्स का कैसा फ़र्क पड़ा है? देखिए 22 लाख वोट 2019 के इलेक्शन में रहे पार्लियामेंट क्षेत्र में। 2024 में करीबन 24 लाख, यानी करीबन 1.5-2 लाख वोट बढ़ गए हैं, ओके, या बढ़ जाएंगे। अभी गालिबन अभी आया है लेटेस्ट जो वोटर लिस्ट ऑलमोस्ट पब्लिश हो चुका है, ठीक है। उस हिसाब से हमारा अंदाज़ा ये है कि करीबन 24 लाख वोट रहेंगे। अगर देखा जाए कि ये वोट कहाँ बढ़े हैं, ठीक है, जो बीजेपी सेगमेंट्स हैं उनमें करीबन 1 लाख वोटों का इजाफा बिटवीन 2018 एंड 23 हुआ है। वहीं पे जो कांग्रेस सेगमेंट्स हैं वहाँ पे सिर्फ 19,000 बढ़े हैं, ओके। जो वोटर टर्नआउट का मामला आता है तो करीबन 40,000 वोट इंक्रीज हुए हैं आपके बीजेपी सेगमेंट में, असेंबली की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और 15,000 हुए हैं कांग्रेस सेगमेंट्स, ओके। तो ये आपका जो है ना वोट शेयर जो 2023 के इलेक्शंस का डेटा बता रहा हूँ मैं, 2024 का नहीं बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा कमोबेश इतना ही रहेगा। तो देखिए हारिस साहब, आपने कहा इसमें मेन एक मुद्दा अभी तक ये नोटिस करने की बात है कि आपने कहा कि 8 यहाँ पे एमएलए हैं जी, जिसमें से 5 कांग्रेस के जी। तो देखिए ये आई थिंक दूसरा मौका है जो इस टाइप का सिचुएशन पहले ये भी हमेशा से ऐसी रहा है, जब से एग्जिस्टेंस में आया है 5 और 3 ही रहे हैं। लेकिन ये बड़ा इजी होना चाहिए कि जहां 8 में से 5 एमएलए कांग्रेस के हैं, तो जो इन्फ्लुएंस, देखिए ग्राउंड में जब इन्फ्लुएंस होता है, जिस पार्टी का वेट ज़्यादा होता है उसके तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि अगर इस वक्त ज़्यादा अच्छा चांस है कांग्रेस का, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 8 में से 5 वो लोग हैं। और दूसरी बात कि एक वेव है अभी जो कांग्रेस कर्नाटका में जीती है, उसका थोड़ा इम्पैक्ट है। तो जो सिचुएशन बड़ा कांग्रेस के तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है, क्या बोलते हैं? देखिए मैं आपकी आधी बात से एग्री करता हूँ और आधी से डिसएग्री करता हूँ। उसकी वजह मैं बोलता हूँ कि ये 5 और 3 2009 से ऐसे ही आए, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट करेगा, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि लोगों का जो वोटिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग होता है। देखिए कॉरपोरेशन में मसले अलग होते हैं, असेंबली के इलेक्शन में मसले अलग होते हैं, स्टेट लेवल इश्यूज होते हैं, और जो पार्लियामेंट होते हैं वो नेशनल लेवल इश्यूज पे जो है ना, आइडियोलॉजीज पे पोलिंग होती है, वोटिंग करती है, लोग वोट डालते हैं। अब मिसाल के तौर पे जब असेंबली इलेक्शन हो रहा है, कैंडिडेट का इमेज, कैंडिडेट का राब्ता, कैंडिडेट का पावर मायने रखता है बहुत ज़्यादा, ओके, पार्टी के साथ साथ। जब पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात आती है, कैंडिडेट का इमेज, कैंडिडेट का पावर जो है उतना ज़्यादा मायने तो रखता है, मगर उतना ज़्यादा नहीं जितना कि असेंबली और कॉरपोरेशन में होता है। तो ये जो इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का, ये आइडियोलॉजीज पे होता है। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि जितना मेहनत एमएलए अपने सीट को जीतने के लिए करता है, वो एग्रेशन, वो फाइट लोकसभा में नज़र नहीं आता है। अगर मान लीजिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये 5 एमएलए जिस तरह से अपने इलेक्शन को लड़े थे, उस तरह के लोकसभा के इलेक्शन को लड़े, उस तरह का रोड शो, उस तरह का ग्राउंड इवेंट हो, तो डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी के अंदर छोड़िए, जनता के अंदर एक जोश आता है कि हमको वोट करना है। क्योंकि अक्सर आप ये देखेंगे कि असेंबली में और वर्सेस लोकसभा में एक 10 से 15% वोटिंग परसेंटेज हमेशा कम होता है। नहीं, एक्चुअली बैंगलोर सेंट्रल का लिया जाए तो वोटिंग परसेंटेज मार्जिनली बढ़ता है, ऑलमोस्ट उतना ही रहता है, 54%। नहीं, लोकसभा में आप जो, हाँ, लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा और असेंबली की अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली, ऑलमोस्ट उतना ही वोटिंग होता है, हमने जो देखा है बैंगलोर सेंट्रल में। हाँ, अगर दीगर जगहों पे कम होता है, देखिए ये एक बड़ा इलेक्शन नहीं, बैंगलोर सेंट्रल के वो जगह की बात कर रहे हैं आप जहाँ पे कांग्रेस एमएलए, जहाँ 3 एमएलए बीजेपी के, वहाँ आप देखेंगे तो परसेंटेज बढ़ता है। मार्जिनली बोल सकते हैं, आप मार्जिनली बोल सकते हैं, मगर हमारा रिसर्च ये कहता है कि ओवरऑल बैंगलोर सेंट्रल में सरप्राइजिंगली, ठीक है, काफ़ी जगहों पे जो है ना एवरेज अगर लिया जाए तो उतना ही होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 1,10,000 वोट, 1,09,000 वोट 2018 की असेंबली इलेक्शन में सर्वज्ञ नगर में पड़े, और 1,09,000
वहीं पे इमीडिएटली जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ वहां पे 1,10,000 पड़े, यानी 1,000 जो है ना कांग्रेस ज्यादा लेती। जी हाँ, बढ़ा। ओके, ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो मोर और लेस असेंबली और पार्लियामेंट का जो वोटर टर्नआउट है बैंगलोर सेंट्रल में काफी कंसिस्टेंट रहा है। थोड़ा बहुत इधर उधर पोलिंग बूथ पे फर्क होता है, और आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस जोश और जज्बे के साथ असेंबली इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट इलेक्शन उस जोश और जज्बे के साथ नहीं होता है, बल्कि कम से कम एटलीस्ट इस बार तो नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है कि भाई ये बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, ये छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। ओके, और ऑफ कोर्स इंसान है तो जब अपना मफाद होता है तो ज़्यादा जोश से करता है, किसी और के लिए करना होता है तो थोड़ा कम हो ही जाता है। ठीक है। हाँ, देखिए हारिस साहब, एक चीज़ और पूछूं कि जैसे कि असेंबली इलेक्शन था तो काफ़ी मीटिंगें होते थे, क्योंकि एक अलग लोकल होता है, अपना कैंडिडेट है तो उसकी बात है। अब एमपी इलेक्शन में और वहाँ बहुत सारे पार्टियाँ थीं, अलग अलग पार्टियाँ थी, जनता दल भी था, कांग्रेस भी था और बीजेपी भी थे और बहुत सारे निर्दलीय थे, आम आदमी पार्टी था। लेकिन ये इलेक्शन जो 24 का है, ये क्लियर है कि दो ही पार्टी के बीच में इलेक्शन है, यकीनन। ठीक है। अब एक दो इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, उनकी बात अलग है, लेकिन अभी आप जो है दो पार्टी के। तो आज जो क्लोज डोर मीटिंग की या फिर आप बोले एक ब्लूप्रिंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जनता को क्लियर मालूम है कि मेरे पास दो चॉइस है, तो आप जिसके फैन फॉलोअर हैं उसको जाके वोट देंगे। अगर आप बीजेपी को पसंद करते हैं बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को पसंद करते हैं तो आप कांग्रेस को देंगे। Exactly. तो आज अगर बैठ के कुछ लोग प्लानिंग बनाते हैं कि हम ये करेंगे, तो शायद उसकी तो ज़रूरत नहीं है। हमको तो सिर्फ जनता को अवेयरनेस देना है कि आपको करना क्या, जो चॉइस है, आपका जो फैन है जाके दे दीजिए। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें जो है ना ऐसा कोई ख़ास, देखिए एक पिछले इलेक्शन में, उससे पहले के इलेक्शन में एक काफ़ी ट्रेंड रहा है वोट बढ़ जाएगा, वोट कटवाओ वगैरह वगैरह। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार सिंपल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगती है फाइट, ठीक है। हाँ, कुछ पार्टीज अपने कैंडिडेट्स भी डालेंगे या कुछ इंडिपेंडेंट्स भी ठहरेंगे, मगर जनता में ये अवेयरनेस आ गया है कि द रियल फाइट, ठीक है, इज बिटवीन कांग्रेस एंड द बीजेपी। ओके, और हाँ, आपकी बात यहाँ भी सही है कि चूंकि हुकूमत कांग्रेस की है कर्नाटका में, और ऐसी वैसी नहीं है, 135 सीट्स लेके जीते हैं ये, ठीक है। एक सब्सटैंशियल मैंडेट मिला है उनको, ठीक है। और ये मैंडेट एक्चुअली एक रुझान भी बताता है, जैसे आपने कहा कि एक रुझान भी बताता है कि लोगों का मूड क्या बोल रहा है, ठीक है। डेफिनेटली पार्लियामेंट और असेंबली में डिफरेंस होता है, मगर स्टेट इश्यूज भी मायने रखते हैं। ओके, तो हारिस साहब ये बताइए कि कौन जीतेगा? फरहान साहब, कौन जीतेगा ये तो जनता ही तय करेगी। ओके, कैसे जीत सकता है हम ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है, वरना कौन जीतेगा तो ये तो जनता ही बताएगी कि जून 4 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे तब हमको पता चलेगा कि कौन जीतेगा। हाँ, मगर थोड़ा सा एक अगर एनालिसिस करें, कुल मिला के अगर हम अज्यूम करते हैं कि वही वोटिंग परसेंटेज, वोटर टर्नआउट रहेगा जो कि 54% रहा है बैंगलोर सेंट्रल में, तो करीबन 13 लाख वोट पड़ेंगे, 13-13.5 लाख वोट के बीच में जो है ना वोटिंग होगी गालिबन। ओके, और चूंकि ये डायरेक्ट 2 वे फाइट है, ये 3 वे फाइट नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा ये 2 वे फाइट है यहाँ पे। ओके, जो भी 50.1% वोट ले लेगा, 51 भी नहीं बोल रहा मैं, 50.1% वोट ले लेगा, वो श्योर शॉट जीतेगा, विच हमारे हिसाब से ट्रांसलेट्स टू अबाउट 6.5 लाख वोट। 6.5 लाख वोट जिसको मिलेंगे वो जीतने के चांस। हाँ, ऐसा लगता है। यहाँ भी इस बार लगता है कि करीबन 6.5 विनर हैज़ टू टेक 6.5 लाख वोट्स। तो हारिस भाई ये बताइए कि अगर एक कानून आए अगले साल, कब देखिए आजकल कानून जिस तरह बन रहे हैं, तो जिस तरह बन रहे हैं, कुछ भी कानून आ सकता है, छठ से बन जाते हैं। हैं, छठ से बन जाते हैं, कोई सोच समझ नहीं है। अगर एक कानून आ जाए कि भाई जो लोग 2024 में इलेक्शन का वोट नहीं दिए हैं उनके वोटर आईडी को बाद में रद्द किया जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आप मिला हूं मैं, लोग कि कई सालों से वोट नहीं देते आते हैं, बोलते हैं क्या फ़ायदा है देने का। तो अगर मान लीजिए एक लॉ बने, हम नहीं जानते, हो सकता है कि जो लोग वोट नहीं देते हैं उनके वोटर आईडी को परमानेंट कैंसिल किया जाए। तो इन सारी चीज़ों के जैसे सिनेरियो चेंज होता है, मैं बोलता हूँ हर किसी को जिसके पास वोटर आईडी है आप जाकर वोट दीजिए, नहीं तो सरप्राइज एक दिन हो सकते हैं आपको कि ये कानून बने 24 के इलेक्शन के बाद आपने वोट नहीं दिया था, आपका वोटर आईडी कैंसिल। वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे कानून बन सकता है, ठीक है। नहीं, पार्लियामेंट में आप देखिए इस बार जैसे फटाफट कानून बनते हैं, तो आप किसी को रोकना चाहें
हम चाहते हैं कि मिस्टर XYZ हारिस सिद्दीकी को नेक्स्ट ईयर वोट नहीं दिया जाए, तो मैं एक कानून बना सकता हूँ। हाँ देखिए, ये तो एक सीक्रेट बैलेट है। हाँ, चूंकि हमको हुकूमत को एग्जैक्टली मालूम होता है किसने वोट दिया है किसने नहीं दिया, क्योंकि जो पोलिंग बूथ में लिखा हुआ रहता है कौन आए कौन नहीं आए वो टिक होता है। ठीक है, अगर वैसा डेटा अगर ऐसा कोई कानून बनता तो हाँ भाई ऐसे हो सकता है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो प्रोविजन है। नहीं, मैं ये बोलता हूँ कि देखिए हिंदुस्तान अभी भी जमहूरियत है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है। कब तक रहेगा ये बोल नहीं सकते, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की फैसिलिटी मिलती है, आपके पास गाड़ी, आप गाड़ी है तो आप गाड़ी चलाते हैं, बिल्कुल, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको एक राइट्स दिया है कि अच्छे लोगों को सेलेक्ट कीजिए, तो आप उस राइट को अगर नहीं यूज़ करते हैं तो हो सकता है बोला जाए कि जब आप यूज़ ही नहीं करते मेरे फैसिलिटी को तो वापस दे दो। हाँ, ऐसे बहुत सारे बूथ्स हैं, आप सही बोल रहे हैं कि लोग वोट नहीं करते। देखिए ये वोट जो है ना हमारा हक है, ये एक कैंडिडेट नहीं लड़ता है ये इलेक्शन, ये सारी की सारी अवाम लड़ती है इलेक्शन। ठीक है, सारी की सारी अवाम, क्योंकि उनका ही फ़ायदा उनका ही नुकसान होता है अगर वो ढंग की पार्टी या ढंग के कैंडिडेट को नहीं चुनेंगे। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको। नागवारा एक वार्ड है सर्वज्ञ नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहाँ पे एक पर्टिकुलर पोलिंग बूथ है। जब मैं एनालिसिस कर रहा था उस बूथ में 1504 वोट कुल मिला के 1504, और वहाँ पे पड़ते हैं करीबन 774 वोट्स कुल मिला के, ओके, जो कि 51% पोलिंग होती है। व्हाट इज द फनी पार्ट, 99% ऑफ दोज वोट्स हैड एक्चुअली गॉन टू द कांग्रेस पार्टी देयर, वो पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में। तो वहाँ पे टेबल पे रह गए आपके करीबन 750 वोट वैसे ही बच गए, कोई डाला नहीं वहाँ पे। ठीक है, तो ये जो पोलिंग परसेंटेज है ये आपका हक है, ये ज़रूरी है कि अगर आपको चुनना है सही कैंडिडेट को, आपको घर के बाहर निकल के वोट डालना पड़ेगा। बहुत जगहों पे ऐसा होता है, स्पेशली अर्बन, चूंकि बैंगलोर सेंट्रल एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे क्या होता है कि लोगों की जो मोबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पे बैंगलोर सेंट्रल के जो वोटर्स हैं शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि रेंटेड इस पे रहते हैं, वो शिफ्ट हो जाते हैं बैंगलोर नॉर्थ में चले जाते हैं मिसाल के तौर पे, या बैंगलोर साउथ में चले जाते हैं। भाई आप तब वोट डालने नहीं आते, और जो पार्टियां डोर टू डोर कैंपेन करती हैं उसमें ये आदमी मिस हो जाता है, और ये एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज है। ठीक है, 5-6%, ये काफ़ी बड़ा परसेंटेज है। अब अवाम की जिम्मेदारी होना चाहिए कि भाई अगर मैंने अपना वोट चेंज नहीं किया है, या फिर मैं हाल ही में शिफ्ट किया हूं और मुझे टाइम नहीं मिला है, तो वो जहां पे उनका वोट है वो आके वहां डालें। ये पार्लियामेंट इलेक्शन, ये देश के हित में है। ठीक है, नहीं देखिए, देश के हित की बात देखिए, मैं ये बताता हूँ कि जब तक आपके ऊपर प्रेशर नहीं आता है, मैंने देखा है, आपने भी देखा है, तब तक आप जागते नहीं। आप यही CA के टाइम में एक प्रोटेस्ट बेंगलोर में हुआ था, 5 लाख लोग, 5 लाख रुपए जो है, किसी के इन्फ्लुएंस से नहीं आए थे, क्योंकि सबको डर था मेरा क्या होगा। तो जब मेरा क्या होता है, तो वो डर जब आपके सामने होता है तो आप सामने बाहर निकलते हैं। तो ये 2024 का इलेक्शन जो है, या आपका वोटर आईडी आपको वापस मिलेगा या आपके पास रहेगा नहीं रहेगा, ये चैलेंज है। यकीनन ये चैलेंज, तो ये चैलेंज है। तो इस चैलेंज को, इसको बरकरार अगर रखना है, अपने कार्ड को रिन्यू कराना है और कंटिन्यू, मैं बता रहा हूं, देखिए आज आपको मजाक लग रहा होगा हारिस सिद्दीकी साहब, मैं मजाक नहीं समझता। देखिए जिस तरह कानून बनता है, कुछ भी बन सकता है। अब मिसाल के तौर पे आपने कहा है कि जो CA NRC का जब मसला उठा था तो लाखों की तादाद में लोग जो है ना प्रोटेस्ट किए थे। अब वही CA लागू हो चुका है, NRC लागू नहीं हुआ है, मगर CA तो लागू हो गया है। ओके, दैट हैज बीन नाउ इम्प्लीमेंटेड। अब आप प्रोटेस्ट कैसे करेंगे? अब आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस है, और वो प्रपोजल स्टेज में था, ये तो इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब आपका जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो ये है कि भाई मुझे अगर नहीं चाहिए तो मैं अपने घर के बाहर निकल के बोलूँ मुझे नहीं चाहिए, और मैं जाके उस कैंडिडेट को डालूँ जो इसके मुखालिफत करता हूँ, ना कि जो इसके फेवर में होता है। ठीक है, यकीनन दिस इज द वे टू प्रोटेस्ट। आप जहाँ कहीं भी हो, मैंने जो पोलिंग बूथ की मिसाल ली, अगर मैं देखूं तो कुल मिला के ऐसे 284 पोलिंग बूथ है जहाँ पे ऐसे मसले हैं। ओके, देखिए हारिस साहब, प्रोटेस्ट की बात छोड़ दीजिए, मैं बताता हूँ, मेरे घर में 3-4 वोट हैं, ठीक है ना, तो जिसमें हम लोग हर 15-20 दिन पे अपना वोटर आईडी चेक किया, तो मेरे स्पेलिंग में, आप बता रहा हूँ, मैं खुद की बात बता रहा हूँ, तो मैंने कहा कि उसको रीचेक करा, आधार कार्ड के हिसाब से मैंने सेंटर में दिया, और ये आप यकीन मानिए वो दिखाई तो दिया, लेकिन 1 हफ्ता के बाद पूरा चेंज हो चुका है वो। और उस वक्त चेंज हुआ है जब मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, और मेरे 2 वोट
गायब हो गए। 15 दिन पहले थे, अभी मतलब जब सर्च कर रहा हूं तो नेट पे नजर नहीं आ रहे। अब पता नहीं पोलिंग बूथ में जाऊंगा तो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप अपने अधिकार को और अपने कार्ड को जो मिला है इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कल उसको रद्द किया जा सकता है। इसलिए उसको एक्टिव रखना बहुत ही जरूरी है। तो एक्टिव रखने का क्या तरीका है कि आपको जब दिया तो जाकर वोट दीजिए। आप देखेंगे 54% वोट हो रहा है, कहीं 60% है, कहीं 45% हो रहा है। इसका मतलब है एक 50% लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं देते। हाँ, 40% बोलिए। 40% लोग वोट नहीं, टू बी प्रिसाइज 46%। तो अगर वो 40% जागते हैं और जाकर वोट देते हैं तो सिलेक्शन जो होगा कैंडिडेट का वो एक अलग टाइप का होगा। Exactly. क्योंकि वो 40% की थिंकिंग भी सामने आएगी, चाहे वो किसी का फैन फॉलोअर हो, चाहे बीजेपी का फैन फॉलोअर हो सकता है या कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन उसकी सोच भी तो सामने आएगी। आप एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे लेके आए, मैं इस बात पे थोड़ा सा एलॉबरेट करता हूँ। ये जो पिछली बार बीजेपी का कैंडिडेट जीता है, अगर हम उन आंकड़ों पे अगर आप जाएंगे, ठीक है, एग्जैक्टली, तो 50% वोट उन्होंने लिए, 50.35 ऑफ दी पोल्ड वोट्स, मतलब जितने लोग डालें। अगर 100 के 100 लोग डालते और ये आंकड़ा चेंज नहीं होता तो इनका घटकर ये माना जाता कि भाई 25%, यानी 27% लोग, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिर्फ 27% लोगों ने इनको अप्रूवल दिया है, बाकी के 73% अप्रूवल नहीं दे रहे। इसका मतलब ये होता है, अगर मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं है कैंडिडेट, मुझे पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, कि कुल मिला के 73% ऐसे लोग हैं जिनको गालिबन पसंद नहीं है इनकी आइडियोलॉजी। उस हिसाब से देखा जाए तो वही हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कांग्रेस की तरफ जी। ओके, तो यस, आपकी बात सही है। अगर मैक्सिमम वोटिंग होती है, और आप ध्यान में रखिए कि जो रूरल इंडिया है, रूरल कर्नाटका है, यहाँ पे पोलिंग बूथ में आपको 80% इज नॉट अ अनकॉमन थिंग। ये जो हमारा प्रॉब्लम है ये अर्बन इंडिया का प्रॉब्लम है। जो अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं यहाँ पे जो है ना पोलिंग उमूमन देखी गई है कि बहुत कम रही है। जो रूरल वोटर है वो अवेयर है, वो जानता है, ठीक है, वो जानता है इसकी अहमियत क्या है। नहीं, यहाँ के लोग को जैसे पता चलता है कि वोटर है तो पहले से वोटिंग का छुट्टी का दिन है तो 3-4 दिन का एक दिन छुट्टी लेके पिकनिक मनाने चले जाते हैं। हाँ। और उसके बाद यही हैं पढ़े लिखे लोग जो रोते हैं, व्हाट्सएप पे गूगल खेलते हैं, हाँ। खो खेलना शुरू करते हैं व्हाट्सएप पे, और आप देखेंगे ट्विटर पे कमेंट पास करते हैं, लेकिन जब हक आता है आपका टाइम का, आपका वोट देने का, दिखाई नहीं देते। एग्जैक्टली। अब जिम्मेदारी क्या होती है मैं आपको बोलता हूँ। बिल्कुल, ये रोना धोने का जो है ना, इलेक्शन के बाद जब एक हुकूमत आती है जो आपके फेवर में नहीं होती है, जो औंधे सीधे फैसले करती है, जो प्राइस राइज करती है, जो करप्शन करती है, उसके बाद जो है ना व्हाट्सएप पे जो है ना पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है कि भाई ऐसी हुकूमत है, ऐसा ही है। अब रोए क्या हो जब चिड़िया चिग गई खेत, ठीक है। तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि हर आदमी जिम्मेदारी से अपना वोट चेक करे। ऑनलाइन अवेलेबल है, वोटर हेल्पलाइन है हुकूमत की तरफ से, वेबसाइट्स है, या फिर अगर आपको नहीं आता है किसी पढ़े लिखे आदमी को बोलिए कि देखो मेरा वोटर कहाँ है, वोटर आईडी कहाँ है। हेल्प करने के लिए आज एक्सक्यूज नहीं बोल सकते। आज एक्सक्यूज नहीं बोल सकते। अप्रैल 26 तारीख को बैंगलोर सेंट्रल में पोलिंग होगी, ये जुम्मा का दिन होगा। ओके, वहाँ पे जो है ना बहुत सारे मसले आते हैं, ठीक है। तो जब तक हम जिम्मेदारी के साथ वोट नहीं देंगे हुकूमत बदल नहीं सकता। सब में अच्छी बात इस बार ये है कि एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि लोग चेंज चाहते हैं, ठीक है। एंड चेंज इज ऑलवेज गुड। रिमेंबर, डेमोक्रेसी में बुलंदी में कोई भी जो है ना परमानेंट नहीं रहता। ओके, और जैसा आपने पूछा कि क्या इस बार रुझान कांग्रेस की तरफ है, मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली है। स्पेशली जो वुमेन वोटर है, जो औरतों का रुझान है, जो गारंटी स्कीम्स कर्नाटका की हुकूमत दी है, हमारे रिसर्च के हिसाब से ऐसा लगता है कि औरतों का रुझान सिद्धरामैया की जो स्कीम्स की तरफ है वो काफ़ी ज़्यादा है। वो बस फैसिलिटीज़ है या डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, और बहुत सारे वो जो बिजली का नंबर ऑफ यूनिट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब फिर अगर आप देखेंगे कि कर्नाटका का अगर लेंगे तो एंटी इनकम्बेंसीज जो है लोकल एमपीज़ का, अब पीसी मोहन 3 बार रह चुके हैं। हाल ही में कुछ वीडियोज़ भी आए थे कि उनके पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ हो गए थे एक उनकी पोल मीटिंग में। तो ये एंटी इनकम्बेंसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 10 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट का एंटी इनकम्बेंसी, प्राइस राइज, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का जो स्कैम जिसे मैं कहूँगा वो बाहर निकला है। जो फार्मर इश्यूज़ हैं वो हुए हैं, जो लेबर इश्यूज़ हैं, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेबर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली कर्नाटका स्टेट की हद तक जब बात आएगी तो ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट
ऑफ द माइंडसेट। अब एग्जैक्टली क्या होगा, कितना होगा, ये तो जून 4 तारीख को हमको पता चलेगा। और ज़रूरी ये है कि अप्रैल 26 तारीख को लोग जाएं, अपने घरों से निकलें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। तो हारिस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक ओवरऑल ज्ञान दिया लोगों को करना क्या है। लेकिन एक बात आपने जैसे कहा कि 26 तारीख को जो फ्राइडे है, तो फ्राइडे के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं हारिस साहब। देखिए कि जुमे के दिन आपको पता है कि आप किसी को भी फ़ोन करें तो बोले जुमे के बाद मिलता हूँ, बाद जुमा मिलता हूँ। तो ऐसा मत कीजिए कि बाद जुमा जाके इलेक्शन कर दे, क्योंकि देखिए जुमा का नमाज ख़त्म करते करते आपको 2 बज जाता है, 2-3 साढ़े 3 बज जाते हैं। घर जाएंगे, बिरयानी खाएंगे, निकलते निकलते पता चला कि आपका काउंटर बंद होने का टाइम हो गया। अगर आप पहुँचेंगे भी तो बहुत लंबी लाइन रहेगी, आप थक हार के वापस आ जाएंगे। तो फ्राइडे के दिन आपके लिए सबसे अच्छी बात है, सुबह उठिए और अपना वोट जो है 8 बजे से पहले ख़त्म कर लें। एक तो गर्मी कम रहेगी और आपको आसानी होगा, नहीं तो जितने लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं उनके लिए दुश्वारी हो सकती है। और ऐसा नहीं इस चक्कर में आपका वोट ऑफ परसेंटेज जहां बढ़ाने की बात कर रहे हैं वहां कहीं कम ना हो जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।